हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ आज हर ईरानी वासी शायद यही कह रहा है, हो कहीं भी आग मगर जलनी चाहिए। दोस्तों, हिंदी साहित्य की पंक्तियाँ हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ये पंक्तियाँ इस समय सटीक बैठती हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उस पे। ईरान पे ये पंक्तियाँ सटीक बैठती हैं। आज पूरा विश्व इस महायुद्ध में ईरान की ओर देख रहा है कि कैसे वह अकेला खड़ा है, लेकिन कहना होगा कि वो खूब लड़ा है और लड़ रहा है। ईरान अमेरिका के बीच में जो संघर्ष चल रहा है और इजराइल के मध्य जो संघर्ष चल रहा है, यह अब सिर्फ द्विपक्षीय युद्ध नहीं रह गया है, यह एक क्षेत्रीय युद्ध बन चुका है। जिस तरह से सबसे पहले 28 फरवरी को जब इजराइल के और अमेरिका के एक संयुक्त हमले में ईरान के जो सर्वेसर्वा हैं अली खमनई की जो हत्या हो गई, और उसके पश्चात 1 मार्च को जब जवाबी हमले में ईरान ने लगभग 170 मिसाइलें और 500 के लगभग ड्रोन जो हैं, न सिर्फ इजराइल बल्कि ईरान के साथ सटे हुए गल्फ़ देश जो हैं, जिसमें कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, इन सब में उसने जवाबी हमले में मिसाइलें दागी, ड्रोन से हमले किए और वहाँ बहुत ज़्यादा क्षति उसने पहुँचाई, जिसका इल्म शायद अमेरिका इजराइल को नहीं था। और अब भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो भी वहाँ के मीडिया से खबरें आ रही हैं, जो भी वहाँ के रक्षा मंत्रालय से खबरें आ रही हैं, जो ऐसी बयानात वहाँ से दिए जा रहे हैं कि अब शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह भी कहा जा रहा है, ईरान ने स्पष्ट कह दिया है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी बार बार बयान दिए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान ने हमें समझौते के लिए या समर्पण के लिए हमसे बात करनी चाहिए, लेकिन अब हमने उन्हें मना कर दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन इसके विपरीत ईरान से भी अब जो है खमनई के जो बेटे हैं बड़े, उन्हें वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री चुना गया है, उन्हें वहाँ का लीडर चुन लिया गया है और यह युद्ध हूबहू वैसे ही चल रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान की सीमा भारत से सटी हुई है, उसी प्रकार से ईरान एक तरफ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ सीमा ईरान की लगती है, और दूसरी तरफ जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जिसमें दुबई आता है, जिसमें सऊदी अरब आता है, जिसमें कुवैत आता है, जिसमें ओमान आता है, जिसमें जॉर्डन आता है, जिसमें बहरीन आता है, उन सब पर ईरान जो है हमले कर रहा है और वो सभी इस समय युद्ध की चपेट में है। इसलिए यह युद्ध 2 देशों के, 3 देशों के द्विपक्षीय त्रिपक्षीय युद्ध से आगे एक क्षेत्रीय युद्ध, एक जो क्षेत्र विशेष में लड़ा जा रहा है, बन चुका है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते आज से ही खराब नहीं हुए हैं। लगभग 1953 में जब अमेरिका और ब्रिटेन ने उस समय के जो उनके प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मुर्सिफ, उसको हटा करके शाह मोहम्मद जो वहाँ के प्रधानमंत्री अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से बने, और तत्पश्चात लगभग 1979 के आसपास एक इस्लामिक क्रांति वहाँ हुई, जिसमें जो प्रधानमंत्री है उनको गद्दी से हटना पड़ा और उनकी जगह उस समय जो रूहालिया खोमानी जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात 1989
1979 से लेकर के 1981 तक वहाँ बहुत संघर्ष हुआ और उन्होंने अमेरिकी दूतावास जो कि तेहरान में स्थित है, तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, जिसे मुख्यतः 1795 में राजधानी बनाया गया था और आगा मोहम्मद के द्वारा इसका गठन किया गया था, जो तेहरान राजधानी ईरान की है। और वहीं से सारा व्यापार पूरे विश्व भर में ईरान जो है जिन जिन राज्यों के साथ है संबंध उसके वो करता है। तो 1979-80 में अमेरिकी दूतावास पर जितने भी अमेरिकी कर्मचारी थे, लगभग 52 कर्मचारियों को वहाँ बंदी बना लिया गया और उन्हें लगभग 440 दिनों के आसपास तक बंधक बना कर रखा गया। तत्पश्चात अमेरिका और ईरान के जो संबंध थे वो पूर्णतः बिगड़ गए और अमेरिका ने पूर्णतः व्यापारिक प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए और उसके पश्चात स्थिति हूबहू जो है दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। मुख्यतः इस लड़ाई का जो मुख्य कारण है वो ईरान की परमाणु शक्तियों को बढ़ावा देना, ईरान का परमाणु शक्तियों को बढ़ावा देना है। हालांकि 2000 से लेकर के 2015 तक कुछ टेबल टॉक हुई जिसमें जो भी डिप्लोमेटिक्स हैं, जो भी कूटनीतिकार हैं, उन्होंने अमेरिका, ईरान और अन्य देशों के बीच वार्ता के दौरान ये कहा कि ईरान जो है परमाणु हथियारों को जो है संरक्षित नहीं करेगा या उनका निर्माण नहीं करेगा। लेकिन फिर भी 2015 के पश्चात डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका का शासन संभाला तो उन्होंने पूर्व के सारे समझौते क्या कि रद्द कर दिए और ईरान के ऊपर पुनः पूर्णतः व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। उसके पश्चात बाइडेन के आने के बाद पुनः टेबल टॉक जो है शुरू हुई, लेकिन वो कई अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाई। इसी के बीच लगभग जो 2023 के आसपास गाजा का युद्ध हुआ, जिसमें ईरान और इराक भी आपस में एक दूसरे पर हमले करते रहे और पुनः जब ट्रंप सरकार दोबारा आई है तब एक बार फिर इन दोनों देशों के जो संबंध हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और ये युद्ध का रूप ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो है वो यह मानते हैं कि ईरान का परमाणु सक्षम होना उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए वो ईरान को किसी भी सूरत हाल में परमाणु हथियारों को संरक्षित करने नहीं देना चाहते। लेकिन अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ईरान हमेशा ये कहता रहा है कि हम परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका के पास ये खुफिया जानकारियाँ पहुँची हैं कि वह परमाणु हथियारों को जो है संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जब यह वार्तालाप जो है, ये जो संबंध हैं, ये बातचीत से हल नहीं हो पाए तो आज वो युद्ध का रूप ले चुके हैं और इस युद्ध ने पूरे विश्व भर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर तो नहीं जा रहा, क्योंकि जिस प्रकार से लगभग 5 दिन आज हो चुके हैं। 28 फरवरी को पहला हमला जो है इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पे किया गया था, उसके पश्चात जवाबी हमले दिन ब दिन चल रहे हैं, क्षतिपूर्ति हो रही है, क्षति पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है और एक दूसरे देशों के द्वारा यह दावे किए जा रहे हैं। जहां ईरान कह रहा है कि हमने लगभग 500 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है, वहीं अमेरिका ने यह माना है कि हमारे जो सैनिक हैं 4 सैनिक जो है इसमें शहीद हुए हैं। दूसरी ओर अमेरिका जो कि पूरी गल्फ़ कंट्री को अपना डिफेंस सिस्टम देता है, पूरी गल्फ़ कंट्री को की रक्षा सुरक्षा का जो जिम्मा है वो अमेरिका के सर पे है और इसी कारण जो अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम कुवैत में लगा हुआ था उसने स्वयं अमेरिका के ही F-15 जो है आधुनिक जो फाइटर जेट हैं उन 3 फाइटर जेट को गिरा दिया, खुद ने ही गिरा दिया। गलतफहमी के वो शिकार हुए और लेकिन जो फाइटर जेट में जो भी उसमें क्रू मौजूद थे 6 के 6 वो सुरक्षित बच गए, उनको कोई जान की हानि नहीं हुई है। लेकिन तीनों फाइटर जो जेट हैं F-15 वो धराशायी उसमें हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की इस समय जो स्थिति बनी हुई है, अभी तक भारत ने खुलकर किसी भी देश के पक्ष में बयान नहीं दिया है। हालांकि इजराइल ने कहा है, इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू ने कहा है कि मैं भारत का आभार करता हूं कि उन्होंने हमें समर्थन दिया है, मेरी बातचीत हुई है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इस युद्ध से, क्योंकि ईरान जो है भारत को एक भारी मात्रा में क्रूड ऑयल जो है एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा भारत का जो व्यापारिक
या जो ऊर्जा जो समझौता है वो ईरान के साथ है, जिससे कि हमारे यहाँ तेल की कमी या ऑयल में जो है महंगाई, ये सब चीज़ें बढ़ने की पूरी उम्मीद है अगर यह युद्ध हूबहू ऐसे ही चलता रहता है तो। अमेरिका के साथ भारत के रक्षात्मक समझौते हैं, तकनीकी समझौते हैं, तो इस कारण भारत अभी भी तटस्थ बना हुआ है। लेकिन इस युद्ध में जो एक बात निकल के सामने आई है, जो हमें देखना है, जो हमें सोचना चाहिए कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध था और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की थे, उन्होंने अपने पक्ष में आने के लिए या यूक्रेन की मदद करने के लिए सभी राष्ट्रों से गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक ईरान ने किसी भी राष्ट्र को किसी भी मंच से ये नहीं कहा है कि आप ईरान के साथ आइए, ईरान के साथ खड़े होइए या ईरान अकेला है। इतिहास में वही लिखा जाता है जो संघर्ष करता है, इतिहास उसी को याद रखता है। अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है तो आने वाले समय में जब वहाँ के विद्यार्थी पढ़ेंगे कि ईरान बेशक ज़रूर अकेला खड़ा था लेकिन वह खूब लड़ा था, एक अकेला देश जिस पर सारे विश्व भर की नज़र है, जैसा हम कहते हैं कि उसकी जीत से तो हमारी हार के चर्चे ज़्यादा हैं, तो कुछ ऐसी यथास्थिति ईरान की इस समय है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रशिया की, रशिया ने और चाइना ने दो टूक शब्दों में अमेरिका के हमलों की निंदा की है। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ईरान के प्रधानमंत्री और उसके परिवार की जो हत्या की गई है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानवीय नैतिकता के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा रशिया ने एक और बयान जारी करते हुए कहा है कि शांति के दूत का असली रूप सामने आ चुका है। शांति का दूत अर्थात डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने लिए शांति के पुरस्कार, शांति के नोबेल पुरस्कार की महत्वाकांक्षा रखते थे और वो कहते भी रहे हैं कि मैंने इतने देशों के बीच जो है युद्ध रुकवा दिए हैं, अगर मैं यह युद्ध ना रुकवाता तो ये परमाणु युद्ध की ओर बढ़ जाते। उसके विपरीत इस समय जो है स्वयं अमेरिका, जिसका बहुत पुराना इतिहास रहा है, जिसके खुद के मुंह को लहू लगा हुआ है, जिसने खुद 1845 में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हथियारों का प्रयोग करके वहाँ की नस्ल बर्बाद कर दी थी, जिसके अंश आज भी वहाँ मौजूद हैं, दिखाई देते हैं वहाँ के जीन्स में, और वो दूसरे देशों को परमाणु हथियार न रखने की धमकियाँ देता है या धमकियाँ दे रहा है। हाल फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि युद्ध जो है वो कभी जीते नहीं जाते। युद्ध कोई भी जीत नहीं पाया है, युद्ध जीतने के लिए नहीं बने हैं। युद्ध में सिर्फ और सिर्फ हार होती है, हार होती है मानवता की, हार होती है इंसानियत की, हार होती है प्रकृति की। युद्ध कभी भी जीते नहीं जाते हैं। महाभारत का एक प्रसंग मैं आपके साथ रखता हूँ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरव हार गए, पांडव जीत गए, कौरवों का वंश खत्म हो गया और पांडव जब हस्तिनापुर की ओर बढ़े तो युधिष्ठिर वहाँ धरती पर गिर गए या बैठ गए। तब कृष्ण ने ये कहा कि उठो और चलो, सिंहासन तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हें तो गौरवान्वित होना चाहिए कि आज हम यह युद्ध जीत चुके हैं और तुम हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान हो चुके हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि किस गद्दी पे मैं बैठूं, किस लिए बैठूं? जिन्हें दिखाना था वो ही नहीं रहे, तो इस गद्दी का मेरे लिए महत्व ही क्या है? तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि अगर मनुष्य नहीं रहेगा, अगर इंसान नहीं रहेगा, अगर इंसानियत नहीं रहेगी, तो किसी की विजय का जश्न कौन मनाएगा? तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे जो चैनल निष्कर्ष विद डॉक्टर एस के शर्मा को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।